पारस हॉस्पिटल। और यहाँ पारस हॉस्पिटल में उनके बाद ये कारपोरेट का खेल चालू हो गया। कारपोरेट का खेल इसलिए हम बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीकेएम खबर और मैं अभिषेक। हम लोग अभी उपस्थित हैं पटना में और हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जिनका नाम है सुनील सौरभ जी का लड़का है और मैं ये बता दूं कि सुनील सौरभ जी जो थे वो एक सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो है कि लगातार जो है कि उन्होंने जो है कि पत्रकार रत्न और जो है और क्या क्या उनके लड़कों से मैं बात कराता हूँ और जानता हूँ कि क्या उनके साथ घटना घटी है। और मैं आपको बता दूँ क्या हुआ है। ना आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित सिंह हुआ जी। मैं सुनील सौरभ का लड़का हुआ। अभी सुनील सौरभ के बारे में तो खैर जान ही रहे होंगे पत्रकार। पहले थोड़ा सा उनको बता उनके बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों। सुनील सौरभ एक जाने माने पत्रकार हैं और एक समय हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ, राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ और चौथी दुनिया के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। संपादकता में भी काफ़ी अनुभव अपना बिताए हैं। इनको कहा जाता है कि पत्रकारों को ये क ख ग घ भी सिखाए हैं। ये उस लेवल के पत्रकार हैं। इन्हें ज्ञान रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। ज्ञान रत्न सम्मान इन्हें 2018 में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में मिला। आर्त बंधु सम्मान इन्हें 1995 में ही बाढ़ पटना से मिला और पत्रकारिता रत्न सम्मान 2019 में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें कुसुमकार अवार्ड भी मिला गया। साहित्य कुसुमकार अवार्ड मिलता है, वो कुसुमकार अवार्ड भी इन्हें 2020 में मिला। एक समय ये बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनके ये काफ़ी कलीग थे और काफ़ी करीबी भी थे। उनको आज जिस ऊंचाई पे वो पहुंचे हुए हैं, हम तो डायरेक्ट बोलेंगे, इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। आज जिस ऊंचाई पे वो पहुंचे हुए हैं, इस ऊंचाई पे पहुंचाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ऐसा कहा जाए तो सुनील सौरभ को नीतीश कुमार बाय फेस बाय नेम जानते हैं। इनमें कुछ दो राय नहीं है और ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। अगर आप पत्रकार बंधु हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए एक बार कि सुनील सौरभ क्या हैं, तो वो खुद बता देंगे। ये बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये तो खैर इनका परिचय रहा। अब इनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि जैसा पत्रकार बंधु जो हैं ये काफ़ी मेहनती होते हैं। ये बात तो छुपी हुई नहीं है आपसे भी। इनको 6 बजे कब खाना है, कब रहना है, कब नहाना है, इनका कोई शेड्यूल होता नहीं है। खैर जवानी का शरीर होता है तो ये सब कुछ झेल जाते हैं। ये झेल के आज कई लोगों को जगह पे पहुंचा कर, लेकिन उन लोगों से आज वो लोग इनकी सुधि लेने वाले भी नहीं हैं। आज इन्होंने बहुत लोगों को जगह पे पहुंचा दिया बोला जाए तो, और वो जगह में पहुंचाने के क्रम में आज ये स्थिति में आ गए कि ये मतलब ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कहा जाए तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि कोई उपाय नहीं है। उनको हुआ क्या? उनको गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन था। 23-24 पिछले मार्च में 23-24 तारीख को उनका गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन का हम लोगों ने रिपोर्ट में पता किया कि ऐसा बात हुआ कि उनके गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन है। तो वहाँ पे डॉक्टरों से इन्होंने दिखाया, डॉक्टर से भी बात हुई। डॉक्टर भी अपना दवा दिखाएं। 2-3 दिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल में पीलगिरी करके एक हॉस्पिटल है, उसमें ये एडमिट रहे 2 दिन। 2 दिन के बाद पीलगिरी वाले बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप एम्स लेके जाइए। तो वहीं पे एम्स एक फ्रेंचाइजी में है गया में ही, वो बोध गया के पास, उसमें इनको एडमिट कराया गया 1 दिन। तो रात में डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत बढ़िया स्थिति है, कोई दिक्कत है नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और सुबह में बोलते हैं कि नहीं, इनका स्थिति बहुत ख़राब है, आप लोग यहाँ से कहीं लेके जाइए। तो ये चीज़ गया में एम्स में बोला गया। तो ये चीज़ समझ में नहीं आता कि डॉक्टर आखिर मरीज के साथ खेलते हैं क्या। बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगी और जो श्रोता ये सुनेंगे उनको भी नहीं समझ में आएगी। जब किसी पे बीतती है ना कोई बात, तब उसको समझ में आती है कि वास्तविकता क्या है। आज हम अपने पता नहीं कल के डेट में हम उनको देख पाए या ना देख पाए, लेकिन जो कष्ट है वो अपने अंदर में हम समेटना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम उसके बाद IGMS में लेके आए उनको, तो लाने में करीब 14 घंटा उनको सफ़र हो गया। 8 घंटा हम लोगों को 6 घंटा लग गया लाने में, जो कि गया का रास्ता है 2 से 3 घंटा।
और मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि हम यहाँ पे बहुत सड़क का व्यवस्था किए हुए हैं, बहुत बढ़िया सड़क है, बहुत बड़ा विकास कर रहा है बिहार। पता नहीं 20 साल में तो ये गया से जो 3 घंटा का रास्ता है वो 6 घंटा लग गया हमको। जो एम्बुलेंस 6 घंटा में लग सकता है तो आम इंसान को क्या लगता होगा, वो तो आम इंसान की आप बीती है। तो हम 6 घंटा के बाद इनको आईजीएमएस लेके आए। आईजीएमएस में कहा गया कि बेड नहीं है। बहुत देर तक वहाँ पे इनके साथ खेला गया, जो कि कहा जाता है कि आज आतिक अहमद को ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं मरने के बाद, और जीते हुए इंसान से इनका कोई मोह माया नहीं है। मतलब ये मरने वाले इंसान के साथ आज टीआरपी के लिए अपना खेला कर रहे हैं, और जीता हुआ इंसान से कुछ मतलब नहीं। हम लोग आईजीएमएस लेके आए। आईजीएमएस में बोला गया कि बेड नहीं है। बेड के लिए हम लोग वहाँ प्रबंधन के जो यूनिट हेड हैं उनसे भी बात की। यूनिट हेड हैं जो सांसद हैं पूर्णिया के, उनके भाई हैं। ये बात हम बता देते हैं अपने माध्यम से आपको कि सांसद के भाई हैं वो, तो उनके द्वारा भी बोला गया कि बेड नहीं है। और जबकि कोरोना के समय ही हर हॉस्पिटल को ये आदेश दिया गया था कि आप इमरजेंसी में हमेशा 2 से 3 बेड खाली रखिएगा, तो उस समय भी इनका स्थिति बहुत ख़राब था और मरता क्या नहीं करता। उस कंडीशन में हम लोग इनको रात में 2 बजे वहाँ से लेके आए पारस हॉस्पिटल। और यहाँ पारस हॉस्पिटल में उनके बाद ये कारपोरेट का खेल चालू हो गया। कारपोरेट का खेल इसलिए हम बोल रहे हैं, क्या खेल क्या चल रहा है? कारपोरेट का खेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ बिलिंग डबल हो रहा है। जो ईसीएच वाले मरीज हैं उनको जनरल आईसीयू चार्ज होते हैं 5400 रुपये, और जो प्राइवेट मरीज हैं जो इंश्योरेंस पे हैं, कैश से आते हैं, उनको डबल चार्जेज हो जाते हैं, ये 11,000 रुपये। और जो भी मेडिसिन चार्ज हैं वो डबल हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ इमरजेंसी में लेके आए। इमरजेंसी में ये खुद से सब चीज़ बोल रहे हैं कि मैं सुनील सौरभ हूँ। इन सिस्टर ने इनसे दोबारा पूछा, नर्सिंग स्टाफ ने, तो इन्होंने दोबारा बताया सुनील सौरभ हूँ। ये अपना अटेंडेंट फाइल भी अपना खुद सिग्नेचर करके फिर अंदर गए। अंदर जाते के साथ मतलब कि इनको उसी समय मुंह में पाइप डाल दिया गया। वो मुंह में पाइप को कुछ बोला जाता है इनके मेडिकल लैंग्वेज में, वो डाल दिया गया। उनके बाद इनका स्थिति बहुत ख़राब हो गया। इनको तुरंत आईसीयू में, एमआईसीयू में इनको शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करने के बाद इनको बोला गया कि हम लोगों को बोला गया कि इनका स्थिति बहुत क्रिटिकल है, इनका बचने का कोई उपाय नहीं है। वो तो डॉक्टर का पॉलिसी है, जैसा हम लोगों को समझ में आया। 2 दिन के बाद इनका स्थिति ठीक हो गया। इनका वेंट सपोर्ट भी कम कर दिया गया। इनको जो भी इंजेक्शन था वो भी कम कर दिया गया। ऑक्सीजन भी बहुत लेवल बढ़िया था। रेस्पिरेशन सिस्टम इनका सही हो गया। पल्सेज इनके सही चलने लगे। इनके बीपी बहुत बढ़िया चलने लगे। 3 दिन ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स किए, सब चीज़ रिस्पॉन्स बढ़िया किए। 4था दिन से इनको डॉक्टर बोलता है क्या कि इनका बैक्टीरियल इन्फेक्शन चालू हो गया है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसलिए भी चालू होता है कि बहुत सारे मशीन जो हैं बहुत दिन से लगे रहते हैं इसके कारण। तो हम यही पूछना चाहते हैं अस्पताल प्रबंधन से कि अगर इनका स्थिति ठीक था तो वो उन मशीनों को क्यों नहीं हटाया गया जिनसे इन्फेक्शन हो रहा है इनको। और ये इन्फेक्शन इस तरह बढ़ा कि संडे को डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इनको फंगल इन्फेक्शन बढ़ गया, जो कि फंगल इन्फेक्शन बहुत खतरनाक है। उसका एक दवा का कॉस्ट अभी 24,000 रुपये पर डे आता है। एक दवा उनका जो चलता है उनका 24,000 रुपये पर कॉस्ट आता है हमारा। और आईसीयू चार्जेज अलग से हैं, वेंट चार्जेज अलग से हैं। ये सब चीज़ें इनके साथ हो रही है। और आज स्थिति तो मतलब आज हमारे माननीय जो पूर्व सांसद थे पप्पू यादव जी के तरफ से बहुत सपोर्ट मिला हमको। जो मुख्यमंत्री साहब नहीं सपोर्ट कर पाए उन्होंने आज हमको ये सपोर्ट किया। वो हमारे पिताजी से मिलने आए, वो डॉक्टर से मिले, यूनिट हेड से मिले। इनके लिए हम बहुत बड़ा आभार रहेंगे। भले फ्यूचर में हमारे पापा रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हम पप्पू सर का बहुत बड़े आभार रहेंगे हम। इन्होंने वो चीज़ किया जो मुख्यमंत्री साहब के साथ रह के इन्होंने उनको आज चरम सीमा पे पहुंचाया और वो नहीं आए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मुख्यमंत्री साहब को, नीतीश कुमार जी को है कि कोई एप्लीकेशन आवेदन वगैरह दिया? एप्लीकेशन हमने मुख्यमंत्री साहब बख्तियारपुर में आए हुए थे जनगणना का। बख्तियारपुर हमारा गृह क्षेत्र हुआ, हमारा घर हुआ। मुख्यमंत्री साहब का भी गृह क्षेत्र हुआ। वहीं से पढ़े लिखे हैं, वहीं से वो अपना नया घर भी बनाए हैं। तो वहीं पर आए हुए थे और वहाँ से ये जाति जनगणना का जो शुरुआत है 2nd फेज का, वहीं से ये लोग चालू करने वाले थे। वहाँ पे भी हमारे बड़े पापा थे, वो गए और वहाँ पे वो एप्लीकेशन देने का कोशिश किए। तो एप्लीकेशन देने के क्रम में उनका जो 3rd लेयर का सिक्योरिटी था, क्योंकि पिछले बार उनका आचरण सही नहीं है, चाहे जो भी है, उनके ऊपर हाथ चला था।
जो भी उनका आचरण हो, क्या हो नहीं हो, हमको ये पता नहीं है, लेकिन उनके ऊपर हाथ चला था, इसके कारण उनके ऊपर थर्ड लेयर सिक्योरिटी इस बार से लगाई गई थी। तो थर्ड लेयर सिक्योरिटी लगाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जब पहुँचे तो सिक्योरिटी वाले ने बोला कि आप एप्लीकेशन हमको दे दीजिए, हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। अब सिक्योरिटी वाले ने उनके पास एप्लीकेशन पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया, ये बड़ी बात है, या फिर नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने इस पे संज्ञान नहीं ली, ये बड़ी बात है। क्योंकि इस पे केंद्रीय मंत्री जो हैं कांग्रेस के, सुबोध कांत सहाय, उन्होंने पर्सनल ट्वीट भी किया था मुख्यमंत्री जी को, और इसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया। तो या तो मुख्यमंत्री जी कोई दवा का गोली खा के बड़ा मस्त नींद से सोए हुए हैं, जिनको जगाने का मतलब कि हम लोग के पास पावर नहीं है। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से क्या चाहेंगे? हम सरकार से तो हर तरह का गुहार लगा लिए हैं। हम सरकार से आर्थिक मदद के लिए गुहार लगा लिए हैं, क्योंकि आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप तो जानते हैं कि पत्रकार की क्या स्थिति है। कोई हमारे पास 10 लाख का पैकेज तो नहीं है। हमारा आज 5,000 का कमाई है तो कल 15,000 का कमाई है तो परसों दिन 1 रुपया भी कमाई नहीं है। ये वास्तविकता है। तो हम लोग मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाए थे कि मुख्यमंत्री साहब, हम लोगों का आर्थिक मदद कीजिए। हम लोग MP कोटा से भी एप्लीकेशन डाले हुए हैं कि हम लोगों का आर्थिक मदद किया जाए। और इनको किडनी का प्रॉब्लम है, और किडनी हो गया, दिल हो गया, दिमाग हो गया, ऐसे 6 बीमारियों के लिए सरकार से सहायता मिलती है। और सरकार मतलब कि हम हाथ जोड़ के कहते हैं, सरकार तो मतलब आंख मूंद के सोई हुई है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि सुनील सौरभ के पुत्र से, जो कि बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील सौरभ जी, और उनके पुत्र से बात हो रही थी। जैसा कि इन्होंने सारा कुछ बताया कि आखिरकार जो है पारस हॉस्पिटल का क्या चल रहा है और पारस हॉस्पिटल ने इनके साथ क्या किया है। तो इस पे जो है कि अब सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए, और सुनील सौरभ जी के बारे में, इनके ज़िंदगी बचाने में सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।